तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं और उसी वक्त एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के आता है और एक परिवार के 6 लोगों का बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर देता है। उसमें चाहे तो उस घर की मालकिन हो, महिला हो, या फिर उसके 4 साल, 6 साल और 1.5 साल के बच्चे होते हैं। उन सभी लोगों को वो इतनी बेरहमी से मारता है, इतनी बेरहमी के साथ उनका कत्ल करता है। लोगों को इस बारे में जानकारी होती है और लोगों को इस बारे में पता लगता है तो लोगों की रूह कांप जाती है। डर की वजह से लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाते हैं। और इस घटना में ऐसा क्या हुआ था और उस व्यक्ति ने इतनी बेरहमी के साथ इन लोगों की हत्या क्यों की थी, ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। मगर उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। 25 अप्रैल 2009 की सुबह करीब 6 बजे के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक तहसील पड़ती है मोहनलालगंज और उसी मोहनलालगंज के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गौरा। उस गौरा गांव में एक कच्चा मकान होता है और उस कच्चे मकान में एक परिवार रहा करता है। चूल्हा जल रहा होता है, संतोषी सब्जी काट रही होती है और जो उसका पति सरवन होता है वो बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। उसके जो 3 बच्चे होते हैं वो तीनों बच्चे, जिनमें से बड़ा बेटा जिसकी उम्र 6 साल की होती है जिसका नाम राम रूप होता है, उसके बाद में एक बेटी होती है जिसकी उम्र 4 साल की होती है जिसका नाम सुमिरन होता है, और फिर एक बेटा होता है जिसकी उम्र 1.5 वर्ष होती है और जिसका नाम रवि होता है। तीनों एक ही चारपाई पर सो रहे होते हैं। पति घर के बाहर बैठा है, संतोषी चूल्हा जल रहा है और चूल्हा जलते हुए संतोषी सब्जी काट रही है। सब्जी काटते काटते संतोषी अपने पति सरवन से कहती है कि घर पर ना तो तेल है और ना तो नमक है। हमने आपसे कितनी बार कहा है पर आपको ये बात सुनाई नहीं देती है। तभी जो सरवन होता है, सरवन को गुस्सा आता है, वो गुस्से में उठता है और कहता है कि तू ऐसे नहीं मानेगी। डेली सुबह सुबह तू टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो जाती है। और वो गुस्से में अपनी शर्ट लेता है और शर्ट अपनी ले करके वो तेजी के साथ घर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पर जैसे ही 10 मिनट का समय बीतता है, 10 मिनट के बाद एक महिला और एक पुरुष उस घर के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही पुरुष के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। महिला जो उसके साथ में होती है, महिला कहती है कि अगर हमको और आपको आज साथ में रहना है तो आज से इनका किस्सा खत्म कर दो, इनको पूरी तरह से रास्ते से हटा दो। संतोषी उस व्यक्ति के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हम पर वार करो, हम पर कुल्हाड़ी चलाओ। वो जो व्यक्ति होता है वो तुरंत संतोषी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। संतोषी अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही झुकती है, कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर न लग करके उसकी आंख के पास में लग जाती है और जैसे ही कुल्हाड़ी उसकी आंख में लगती है उसकी आंख निकलकर बाहर हो जाती है। उसकी चीख को सुन करके उसका जो 6 साल का बेटा राम रूप जो सो रहा होता है उसकी नींद खुलती है। वो बाहर आता है तो वो देखता है अपनी मां को इस हालत में देख करके वो पहले तो उस व्यक्ति से अपनी मां की जान बख्श देने की रहम मांगता है, उसके चरणों को पकड़ लेता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है। पर जब उस व्यक्ति को रहम नहीं आता तभी वो तेजी से दरवाजे की तरफ, दरवाजे से बाहर की ओर भागने लगता है। वो व्यक्ति तुरंत कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर देता है। उस बेटे रामरूप की मौके पर मौत हो जाती है और वो कहता है कि तू बाहर जा करके लोगों को ये बताना चाहता था, तेरी सजा यही है। उसकी चीख पुकार को सुन करके उसकी जो 4 साल की बेटी होती है संतोषी की, उसकी नींद खुल जाती है और वो बेटी बाहर निकल करके आती है। तभी वो व्यक्ति उस बेटी को अपने बराबर पकड़ता है और पकड़ करके सीधे जमीन पर पटक देता है। बेटी की मौके पर मौत हो जाती है। अब जो संतोषी का तीसरा बेटा जिसकी उम्र 1.5 साल होती है, जो अंदर सो रहा होता है, वो व्यक्ति अब अंदर की ओर जाता है उस बेटे को खत्म करने के लिए। तभी संतोषी एक बार फिर हिम्मत करती है और हिम्मत करने के बाद में वो उठती है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। पर वो व्यक्ति तुरंत संतोषी के ऊपर कुल्हाड़ी से जोरदार हमला कर देता है और संतोषी की गर्दन पूरी तरह से कट करके लटक जाती है और उसकी भी धीरे धीरे सांसें थमने लगती हैं और जो 1.5 साल का मासूम होता है उस मासूम की भी वो कुल्हाड़ी से हत्या कर देता है। उसके घर के सामने एक कुलाई परिवार रहा करता है और उस परिवार की जो मुखिया होती हैं जिनका नाम होता है माधुरी, उनके 2 बेटियां होती हैं, गीता और संगीता। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ में खाना बना रही होती हैं। पर जैसे ही वो ये आवाज को सुनती हैं वो अपने घर से अपनी बेटियों से कहती हैं कि आप लोग यहीं पर रुको,
मैं अभी आ रही हूं। वो संतोषी के घर पर पहुंचती हैं और जैसे ही वो संतोषी के घर का नजारा देखती हैं कि जो संतोषी होती है उसकी लाश आंगन में पड़ी होती है, उसके बेटी और बेटे की लाश आंगन में पड़ी होती है, ये दृश्य देख करके वो डर जाती हैं और डर करके वो तुरंत घर से बाहर की ओर भागती है। तभी वो व्यक्ति माधुरी के ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। माधुरी का जो नाक का हिस्सा हो या गाल का हिस्सा हो, उनका भी ये सारे हिस्से जब कई बार वार करता है तो कट जाते हैं और वो भी वहीं पर गिर पड़ती है। तभी जो उसकी एक बेटी गीता होती है वो भी भाग करके अपनी मां को बचाने की कोशिश करती है, वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। तभी उनकी जो दूसरी बेटी होती है वो भी अपने मां को बचाने की कोशिश करती है, वो उसके ऊपर भी हमला करता है। पर जो उसकी दूसरी बेटी होती है वो सीधे वहां से भाग करके जो मोहनलालगंज का थाना होता है उस थाने पर पहुंच जाती है। जो वहां पर एक हवलदार साहब होते हैं, हवलदार साहब से कहती है कि साहब मेरे साथ जल्दी चलिए आप, नहीं तो वो सारे लोगों को मार देगा, सारे लोगों को काट देगा। इस दृश्य को देख करके गांव के जितने लोग होते हैं सारे लोग अपने अपने घर के दरवाजों को बंद कर देते हैं। गांव में एक तरह से पूरी तरह सन्नाटा फैल जाता है। लोगों के अंदर ये डर का माहौल बन जाता है, भय हो जाता है कि वो कुल्हाड़ी लेकर के निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को भी काट दे। माधुरी जब हवलदार साहब से इस बात को कहती है तो वो कहते हैं कि क्या आप पागल हो गई हो क्या? उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। पर उसी समय जो वहां पर थाने के एसएचओ साहब होते हैं, माधुरी जब उनसे मिलती है और उनसे अपनी बात बताती है, एसएचओ साहब इस बात को संगीन लेते हैं, गहराई से लेते हैं और तुरंत ये आदेश देते हैं कि उस लड़की को साथ में लेकर के एक टीम गौरागंज पहुंच जाती है। गौरा गांव के लिए निकल पड़ती है और जैसे ही पुलिस गौरा पहुंचती है, वहां का नजारा देख करके, वहां का दृश्य देख करके पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, जो माधुरी होती है एक महिला जिसकी लाश रोड में बाहर पड़ी होती है, उसकी बेटी की लाश उसके बगल में पड़ी होती है और उसके बाद में जब पुलिस संतोषी के घर पर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक नहीं बल्कि चार मासूम लोग जिनकी लाशें पड़ी होती हैं। पुलिस उन लाशों को अपने अंडर में लेती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद में जब गांव के लोगों से पुलिस बातचीत करती है, जानकारी लेती है, गांव के लोग बताते हैं कि ये जो सारा काम है वो संतोषी के पति श्रवण ने किया है। अब पुलिस श्रवण की तलाश चालू करती है। गांव के लोग पुलिस को यह भी बताते हैं कि श्रवण के साथ में एक महिला थी जो खेतों की तरफ भाग चुकी है। पुलिस श्रवण के भाई पवन के घर का दरवाजा तोड़ती है तो उसके घर के अंदर से एक महिला मिलती है जिसका नाम सुमन होता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो कहती है कि डर की वजह से वो घर में छुप गई थी। अब पुलिस कोलाई नन्हा थाने लाती है, सभी को थाने लाया जाता है। तभी संगीता पुलिस को बताती है कि सुमन ने ही उसकी मां को मारने के लिए कहा था। और जो कुलाई होता है वो पुलिस को बताता है कि श्रवण के उसकी भाभी के साथ में नाजायज संबंध थे और संतोषी इसका विरोध करती थी, इसलिए अक्सर वो अपनी पत्नी से उसका झगड़ा होता रहता था और इसीलिए शायद उसने अपने परिवार को इस तरीके से खत्म कर दिया है। पुलिस जब सुमन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब श्रवण की तलाश करती है और श्रवण भी पुलिस की गिरफ्त में आता है, तब पुलिस जब श्रवण से बातचीत करती है तो श्रवण पुलिस को बताता है कि दरअसल साहब जब उसकी उम्र 18 वर्ष थी और उसकी जब भाभी की शादी होती है, उसके भाई पवन की शादी होती है और उसके घर पर सुमन आती है, उसी वक्त सुमन और श्रवण के नाजायज रिश्ते हो जाते हैं। वो एक दूसरे से छुप छुप करके वो एक दूसरे से प्रेम संबंध हो जाते हैं और वो एक दूसरे से रिश्ते बनाने लगते हैं। जो सुमन होती है कहीं ना कहीं उसके मन में एक ख्याल होता है कि जो उसका पति पवन है वो कुछ उतना अच्छा नहीं है, उसको कुछ उस तरीके से खुश नहीं रख पाता है, इसलिए वो श्रवण के साथ खुश रहती है और श्रवण के साथ नाजायज रिश्ते बना लेती है। जैसे ही श्रवण की शादी होती है और संतोषी उसके घर पर आती है, कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है, पर कुछ दिनों के बाद जब उसकी पत्नी संतोषी को यह बात पता लगती है, उसे मालूम पड़ता है कि उसका जो पति श्रवण है उसका उसी के भाभी के साथ में नाजायज रिश्ते हैं, तब वो इस चीज का विरोध करने लगती है। और इस बात को लेकर के उन दोनों पत्नी के बीच में अक्सर विवाद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। और तभी उस दिन श्रवण गुस्से में अपने घर से जाता है और उसके बाद में वो अपनी भाभी सुमन के साथ पर वापिस आता है और सुमन श्रवण को उत्साहित करती है उन लोगों को मारने के लिए, परिवार को खत्म करने के लिए, और श्रवण अपने ही सामने अपने हाथों से अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर देता है। पुलिस श्रवण को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। ये मामला करीब 9 सालों तक कोर्ट में चलता रहता है और 9 साल के बाद श्रवण को सजाए मौत, फांसी की सजा सुना देती है।
और सुमन जो कि अपने देवर को, उस व्यक्ति को, श्रवण को, सारे लोगों को मारने के लिए उत्साहित करती थी, इसलिए सुमन को भी 4 साल की कैद, जेल, 4 साल जेल की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। अवैध संबंधों का परिणाम हरदम बुरा ही होता है, और आप कितने भी शातिर तरीके से या भी किसी भी प्रकार से अगर आप किसी के साथ में इस तरीके के रिश्ते रखते हैं, एक न एक दिन जो उनके परिणाम हैं वो आपके खिलाफ ही आएंगे, और फिर जिंदगी में शायद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।